जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आज के इस वीडियो की शुरुआत भी उन टॉपिक के साथ होगी जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, आज सबसे पहले हम बात करेंगे जून महीने की पेंशन के मैसेज को लेकर। इसके बाद हम देखेंगे 8वें वेतन आयोग में कर्मचारी और पेंशनर्स की 5 प्रमुख बड़ी जो मांगे हैं उनके बारे में। और इसके साथ साथ हमेशा की तरह कुछ कमेंट्स भी आज के इस मेरे वीडियो में मैंने शामिल किए हैं, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधित समस्याओं को शेयर किया है। तो चलिए, इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप जरूर से करिएगा ताकि यूट्यूब इस वीडियो को हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक पहुंचाए। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत जून महीने की पेंशन के मैसेज को लेकर करते हैं। देखिए, कल से बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए हैं, मैसेज आए हैं व्हाट्सएप पर कि मैम अभी जून महीने की पेंशन का मैसेज हमें नहीं मिला है। ज़्यादातर यहाँ जो फैमिली पेंशनर्स या डिपेंडेंट इसको लेकर परेशान दिख रहे हैं। तो देखिए, एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ जून महीने की पेंशन के मैसेज को लेकर कि अभी किसी को भी जून महीने की पेंशन का मैसेज नहीं मिला है। स्पर्श जो है 21-22 तारीख से ये पेंशन देना शुरू कर देता है, तो अभी 1-2 दिन वेट कर लीजिए। और इसी के साथ अपडेट देख लें अगर जून महीने की पेंशन की, तो जून महीने में पुरानी ही पेंशन आएगी, यानी वही पेंशन आएगी जो आपको मई महीने में मिली थी। जून महीने की पेंशन में किसी भी तरीके की बढ़ोतरी नहीं हुई है। जुलाई महीने की पेंशन से हमारा महंगाई भत्ता बढ़ेगा, लेकिन उसका फायदा हमें 2-3 महीने बाद मिलेगा। चलिए, इसी के साथ कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैडम मेरे पिताजी 10 साल सर्विस किया था, आर्मी में सिपाही थे और 3 साल जो है रिजर्व में थे। मेरे पिताजी 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिला, लास्ट पेंशन मिला है 18,000 से कुछ ज्यादा। 2 साल पहले पिताजी का देहांत हो गया है, अब माताजी की पेंशन आ रही है 13,000 से ज्यादा। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पिताजी को 1 रैंक 1 पेंशन तो नहीं मिलेगा और मेरी माताजी को कितना पेंशन मिलना चाहिए ये बताइएगा। सर, आप जो लिख रहे हैं कि पिताजी रिजर्विस्ट पेंशनर्स थे, फिर आप लिख रहे हैं कि पिताजी सिपाही रैंक के थे, तो आप दोबारा कमेंट करिए, विस्तार से कमेंट करिए। आपके इस कमेंट से जो है कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। दूसरी बात की आप लिख रहे हैं कि 18,000 से ज्यादा जो है पेंशन थी, तो ये भी एक रिजर्विस्ट पेंशनर्स की नहीं लग रही है। माताजी की पेंशन 13,000 से ज्यादा, तो वो भी रिजर्विस्ट की फैमिली पेंशनर्स की नहीं लग रही है। तो आप दोबारा कमेंट करिए जिसमें विस्तार से जानकारी लिखिए, तब हम जो है इसको लेकर बात कर पाएंगे। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि ये कश्मीर से हैं और एक फैमिली पेंशनर्स हैं, इनकी बेसिक 16,000 रुपए है। तो आगे ये लिख रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में जो पेंशन है वो कितनी बढ़ेगी, प्लीज इसके लिए रिप्लाई करिए। तो देखिए, एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा वो अभी कंफर्म नहीं है, सिफारिशें तैयार की जा रही हैं। तो 8वें वेतन आयोग का जो भी फिटमेंट फैक्टर होगा उस हिसाब से जो है आपका बेसिक में बढ़ोतरी होगी। कुछ अंदाजा हम इसको लेकर लगा सकते हैं, तो हम वो देख लेते हैं पहले। देखिए, आपने जैसे कहा कि 16,000 रुपए जो है आपकी बेसिक है, 2.28 फिटमेंट फैक्टर मिला तो 36,480 रुपीज आपका बन जाएगा बेसिक पे। 2.57 फिटमेंट फैक्टर रहा तो 41,120 और 2.86 फिटमेंट फैक्टर रहा तो 45,760। कुछ इस तरीके से जितना फिटमेंट फैक्टर ज्यादा होगा उस हिसाब से आपकी बेसिक में बढ़ोतरी होगी। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम ऑर्डिनरी पेंशन को बेसिक पेंशन भी कहते हैं क्या? ये दोनों नाम एक ही है, प्लीज इसके लिए रिप्लाई करिए। तो देखिए, ऑर्डिनरी पेंशन जो है यानी ऑर्डिनरी रेट से पेंशन या इनहेंस रेट से पेंशन, ये फैमिली पेंशनर्स के प्रकार हैं। फैमिली पेंशनर्स को किस हिसाब से पेंशन मिलनी चाहिए ये उनके हिसाब से होता है। जैसे जो कोई सर्विस पेंशनर्स की डेथ 67 ईयर से पहले हो जाती है तो जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनको इनहेंस रेट से पेंशन मिलती है। 67 ईयर्स के बाद अगर कोई सर्विस पेंशनर्स की डेथ हो जाती है तो जो उनकी फैमिली है उनको ऑर्डिनरी रेट से पेंशन मिलती है। तो ऑर्डिनरी रेट या इनहेंस रेट ये पेंशन के प्रकार है। और आप जो बेसिक पेंशन कह रहे हैं वो जो पेंशन या सैलरी का एक बेसिक होता है, जो मूल वेतन को उसको कहते हैं। चलिए, अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मेरा बेसिक पेंशन 23,800 रुपए है, 8 पे कमीशन में कितना बढ़ेगा, यानी बेसिक पे कितनी हो जाएगी 8 पे कमीशन में। तो चलिए, उसका भी जो कैलकुलेशन है उसको देखते चले। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 मिला
तो 45,696, 2.08 मिला तो 49,504 रुपीज, 2.28 मिला तो 54,264 रुपीज, 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिला तो 61,166 रुपीज और 2.86 फिटमेंट फैक्टर मिला तो 68,068 रुपीज। कुछ इस तरीके से आपकी बेसिक में जो है बढ़ोतरी होगी। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम मुझे एमएससीपी 2024 जुलाई से मिला है, जबकि एमएससीपी 2006 के बाद लागू है, तो मुझे कम से कम 2016 से मिलना चाहिए था। सर आपका ये कमेंट्स देखिए आधा अधूरा है। आपने कौन से साल में अब रिटायर होकर आए हैं, आपने ये नहीं लिखा है। और जैसे कि आप लिख रहे हैं कि 2024 में आपको एमएससीपी मिला, तो आपने कंप्लेन कब दर्ज कराई, ये आपने नहीं लिखा। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि 2006 के बाद एमएससीपी को लागू किया गया, लेकिन फिर आप यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि कम से कम 2016 से मिलना चाहिए था। तो ये सारी बात कुछ समझ में नहीं आ रही। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि दोबारा विस्तार से कमेंट करिए, जिसमें आपका रैंक, कितने साल सर्विस थी, रिटायर कब होकर आए हैं, इसके बारे में विस्तार से जानकारी हो। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून मैम, स्पर्श में माइग्रेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी है तो बता दीजिए। हमारी अभी तक जो है माइग्रेशन नहीं हुआ है, 2008 में हम रिटायर होकर आए हैं। तो देखिए 2008 में रिटायर होकर आए हैं, तो अभी तक आपका माइग्रेशन स्पर्श में हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। बहुत सारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स का माइग्रेशन अभी भी बाकी है। आप एक काम करिए, आप सीपी ग्राम के थ्रू इसकी कंप्लेन दर्ज करा दीजिए, रिकॉर्ड इसको लेकर कार्रवाई जरूर से करेगा। दूसरी बात कि जो भी नंबर, मोबाइल नंबर आपने पीपीओ में, रिकॉर्ड में, बैंक में दिया है, उसको अपडेट रखिए, ताकि जब आपका माइग्रेशन हो, आपको स्पर्श टीम के द्वारा उसका मैसेज आए तो आपको रिसीव हो और आपकी पेंशन अटकने से बन जाए। एक बार क्या होता है कि अगर स्पर्श टीम के द्वारा जो मैसेज आता है, अगर उसको वो मैसेज समय पर हमारे पास नहीं आता, उसको लेकर कार्रवाई नहीं होती, तो कुछ जो पेंशनर्स हैं, चाहे सर्विस पेंशनर्स हैं, चाहे फैमिली पेंशनर्स हैं, उनका पेंशन रुक जाता है, फिर उसको शुरू कराने में थोड़ा सा समय लगता है। तो ये सारी परेशानियों से बचने के लिए हमें जो है मोबाइल नंबर शुरू रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए इस कमेंट्स की बात कर लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम मेरी फैमिली पेंशन आ रही है, मेरे हस्बैंड हवलदार से रिटायर हुए थे 1989 में, उनकी सर्विस 19 साल है। अब मुझे अभी अप्रैल की पेंशन जो है 22,496 रुपए आई है। मेरी बेसिक पेंशन कितनी है प्लीज बता दीजिएगा, मैं आपकी सब वीडियो देखती हूँ। जब कोई फैमिली पेंशनर्स मुझे कमेंट्स करते हैं तो इतना अच्छा लगता है सुनकर या पढ़कर कि आज इस चैनल को शुरू करने का जो मेरा उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं इसमें मैं कामयाब हो रही हूँ। हमारी फैमिली पेंशनर्स जो हैं वो 8वें वेतन आयोग के बारे में जानना चाहती हैं, महंगाई भत्तों के बारे में जानना चाहती हैं, अपनी बेसिक के बारे में जानना चाहती हैं। तो इस बात की मुझे बेहद ही खुशी है। और मेरी सभी फैमिली पेंशनर्स के कमेंट्स जो है उनके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके जो भी सवाल है पेंशन संबंधित, आप जरूर से कमेंट्स के माध्यम से पूछिएगा। और अब इस कमेंट्स का मैं जवाब दे दूं कि आपकी बेसिक जो है 14,060 रुपए है। चलिए अगला कमेंट, एक लिख रहे हैं कि मैडम जी नमस्ते, 8 पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, प्लीज सटीक जानकारी दीजिए। तो सर 1 जनवरी 2026 तक जो महंगाई भत्ता 60% रहा है, जिसको जो है मर्ज करके ही हमें हमारा नया फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। अब इसमें केंद्र सरकार के द्वारा वेतन वृद्धि कितनी दी जाएगी ये भी मायने रखता है। तो कुछ इस कैलकुलेशन के हिसाब को देखें तो फिटमेंट फैक्टर जो है 1.92 से 2.0 तक का रह सकता है। हालांकि केंद्रीय कर्मचारी संगठन 3 पॉइंट से भी ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, लेकिन इतना फिटमेंट फैक्टर संभव नहीं है क्योंकि महंगाई भत्ता ही ज्यादा नहीं है। तो जैसे कि मैंने कहा 1.92 से लेकर 2.0 फिटमेंट फैक्टर जो है वो रह सकता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की प्रगति और 5 बड़े अपडेट्स की। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए नए वेतन, फिटमेंट फैक्टर और भविष्य के ढांचे की आधिकारिक स्थिति अब तक की क्या है, जून तक की क्या है, ये हम देखते चले। देखिए अंतिम रिपोर्ट के लिए केवल 11 महीने शेष बचे हैं, यानी देखिए 7 महीने जो है वो पूरे हो चुके हैं, 11 महीने बाकी है। अंतिम निर्णय का समय कब आएगा इसके बारे में भी यहाँ कहा गया है। आयोग को अपनी स्थापना यानी 3 नवंबर 2025 के 18 महीनों के भीतर सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है। प्रक्रिया अब सुपर फास्ट मोड पे है। कामकाज कहाँ तक पहुंचा, चलिए ये भी देखते चले। सुझाव और मांगे दर्ज कराने का चरण जो है वो पूर्ण हो चुका है। ज्ञापन सबमिशन जो 15 जून तक देना था वो कंप्लीट हो चुका है। अब ज्ञापन जो है वो स्वीकार्य नहीं होंगे, नई डेडलाइन भी अब नहीं मिलने वाली है। देश भर के कर्मचारी संगठनों से संवाद जारी है।
15 जून 2026 अंतिम समय सीमा है। प्राप्त डेटा और मांगों का मूल्यांकन शुरू हो चुका है। तो इसके साथ देखिए 8वें वेतन आयोग की कमेटी है, उसके पास सारे ज्ञापन पहुंच चुके हैं, सारा डेटा पहुंच चुका है, तो अब उसको एनालिसिस करके वो अपने सुझाव, अपनी सिफारिशें तैयार कर रहे हैं। अब स्थानीय स्तर पर समस्याओं का जमीनी आकलन हो रहा है। अब आप देख पा रहे हैं कि कहाँ-कहाँ आने वाले दिनों में ये मीटिंग्स वगैरह होने वाली है। देखिए 13-14 मई 2026 को दिल्ली में मीटिंग हुई थी, जहां विभिन्न संगठनों के साथ कुछ बड़ी बैठक हुई थी। 22-23 जून यूपी के कर्मचारी संगठनों की मांगे लखनऊ में सुनी जाएगी। भुवनेश्वर की बात करें तो 6 और 7 जुलाई पेंशन भोगी और कर्मचारी समूहों के साथ बैठक होने वाली है। कोलकाता की बात करें तो 9 और 10 जुलाई हितधारकों के साथ सीधे सीधे चर्चा होगी। यानी जून और जुलाई दोनों ही महीने बड़ी बड़ी मीटिंग्स होने जा रही है। अब स्थानीय स्तर पर समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी तो वेतन आयोग का जो गठन होगा, केंद्र सरकार उसको अपनाएगी। आने वाले दिनों में राज्य सरकारें जो हैं वो भी अपने कर्मचारी पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लागू कर सकती है। ऐसे में जो राज्य के कर्मचारी पेंशनर्स हैं, उनकी मांगे, उनके सुझाव, उनकी समस्याएं, उनके प्रश्न, ये भी सुनना जरूरी हो जाता है। तो अब ये कामकाज भी काफी जोरों शोरों से चल रहा है। अब 8वें वेतन आयोग का आधिकारिक रोड मैप देखते चलिए। आप सब जानते हैं जनवरी 2025 में केंद्र सरकार के द्वारा आयोग को मंजूरी मिली थी। 28 अक्टूबर 2025 को टर्म ऑफ रेफरेंस मंजूर हुए थे। 3 नवंबर 2025 यानी आयोग की औपचारिक शुरुआत हुई थी। इसके साथ वर्तमान में क्षेत्रीय परामर्श और डेटा विश्लेषण हो रहा है और 18 महीनों की समय सीमा के भीतर अंतिम रिपोर्ट आएगी भविष्य में। लेकिन कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी 1 जनवरी 2027 से पहले पहले अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकती है। यानी वेतन आयोग को जो 18 महीनों का समय दिया गया था, उससे पहले ही ये सिफारिशें तैयार हो जाएगी और केंद्र सरकार के सामने अप्रूवल के लिए पहुंच जाएगी। और जून 2027 से पहले पहले बढ़ी हुई सैलरी, अच्छा खासा अलाउंसेस और पेंशन बढ़ा हुआ हमारे खातों में आ जाएगा। अब देखिए वेतन वृद्धि का मुख्य इंजन फिटमेंट फैक्टर है, ये तो आप सब जानते हैं। अभी जो बेसिक पे है उसको 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नया संशोधित वेतन यानी बेसिक हमें मिलेगा। तो इसी हिसाब से हमारा एरियर और अलाउंसेस जो है उसमें बढ़ोतरी होगी। और फिटमेंट फैक्टर का ऐतिहासिक विकास अगर देखें तो वेतन आयोग, छठा वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर जो है 1.86 था, जो लागू हो चुका है। 7वां वेतन आयोग जिसमें 2.57 था, ये भी लागू हो चुका है। 8वां वेतन आयोग, अब आंकड़ा तय होना बाकी है फिटमेंट फैक्टर का। लेकिन 7वें वेतन आयोग जो 2.57 था, तो इसमें देखिए 7वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर यानी फिटमेंट फैक्टर 1.86 जो था उसे बढ़ाकर 2.57 किया गया था। 8वें वेतन आयोग के नए आंकड़े से ही यह तय होगा कि मूल वेतन यानी बेसिक पे में कितनी बढ़ोतरी होगी, हमारा लाखों रुपए का एरियर कैसे बनेगा, या इसके साथ साथ अलाउंसेस में हमें कितनी बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। अब केवल वेतन वृद्धि नहीं, संपूर्ण ढांचे का कायाकल्प है ये। 8वें वेतन आयोग का काम क्या है? देखिए जो सक्रिय कर्मचारी है यानी अभी हाल में जो कर्मचारी हैं, उनका मनोबल बढ़ाना और भत्तों सहित एक आधुनिक न्याय संगत वेतन ढांचा तैयार करना, जो वेतन आयोग का ये काम है। इसके साथ पेंशन भोगी की अगर बात करें तो पेंशन ढांचे में सुधार और पुरानी शिकायतों का स्थायी निवारण सुनिश्चित करना। पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग में कितना फायदा होगा नहीं होगा, ये सारी 8वें वेतन आयोग की कमेटी तय करेगी। तो कुछ इस हिसाब से देखिए भविष्य का ढांचा क्या कहता है। जमीनी परामर्श प्लस ज्ञापन 15 जून तक जो कंप्लीट हो चुके हैं, इसको अगर हम देखिए गणितीय निर्धारण यानी नया फिटमेंट फैक्टर को इज इक्वल टू नया वित्तीय भविष्य, तो कुछ इस तरीके से लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स को मिला के करोड़ों व्यक्तियों का, उनके परिवारों का भविष्य 8वें वेतन आयोग की कमेटी के हाथ में है। उम्मीद करते हैं कि ये वेतन आयोग की कमेटी जो है बेहतरीन काम करेगी और सभी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स के साथ साथ जो केंद्र के करोड़ों कर्मचारी हैं, उनको आर्थिक फायदा इस वेतन आयोग में जरूर से होगा। अब आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और इसी के साथ आज की इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।